अब आगे। सृष्टि की बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ठीक है आप बोल रही है तो मैं इसे माफ कर रहा हूँ। इतना बोलने के बाद वह मोहित से बोलते हैं, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगली बार अगर तुम्हारे खिलाफ एक भी कंप्लेन आई तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर मोहित बोलता है, थैंक यू सो मच सर। तो वहीं मिस्टर शर्मा सृष्टि से बोलते हैं, थैंक यू मैम, आपने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। और मैम एक और रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलिए, सृष्टि ने पूछा। आप इस बारे में अर्जुन सर को कुछ नहीं बताएगा वरना वो मुझे कंपनी से निकाल देंगे प्लीज। आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू मैम, इतना बोलकर बाप और बेटे वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद प्रीति प्रिंसिपल सर से बोलती है, सर आपको मुझसे सॉरी का एप्लीकेशन चाहिए ना। प्रीति की बात सुनकर प्रिंसिपल हंसते हुए बोलता है, आप कैसी बात कर रही हो बेटा, आपसे मैं सॉरी का एप्लीकेशन लूंगा थोड़ी ना। फिर बात बदलते हुए बोलते हैं, सृष्टि से बोलते हैं, आप प्लीज अर्जुन जी को कुछ नहीं बताएगा वरना वो ये कॉलेज बंद करवा देंगे। प्रिंसिपल की ऐसी हालत देखकर प्रीति और जिया को बहुत तेज हंसी आ रही थी लेकिन वह अपने आप को हंसने से रोक रहे थे। तो वही सृष्टि उनकी बात सुनकर बोलती है, एक शर्त पर मैं अर्जुन से कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, प्रिंसिपल ने जवाब दिया। मेरी शर्त यह है कि आप अगली बार से किसी पैसे वाले के बेटे को सपोर्ट नहीं करेंगे, सृष्टि ने कहा। आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब से मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगा, प्रिंसिपल ने जवाब दिया। तो फिर आप भी चिंता मत करिए, मैं भी अर्जुन से कुछ नहीं बोलूंगी। इतना बोलकर वह सब भी बाहर आ जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद प्रिंसिपल अपने चेयर पर बैठे हुए अपना पसीना पोंछता है और टेबल से पानी का ग्लास उठाकर एक बार में पूरा पानी पी लेता है। तो वही बाहर आने के बाद प्रीति और जिया दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्रीति हंसते हुए प्रिंसिपल की नकल उतारते हुए बोलती है, आप प्लीज अर्जुन सर को कुछ नहीं बोलिएगा वरना वो इस कॉलेज को बंद कर देंगे, इसके लिए मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगा। इतना बोलकर वह फिर से हंसने लगती है। उनको हंसता हुआ देखकर सृष्टि उन्हें शांत करवाती है और बोलती है, बस करो तुम दोनों, अब कितना हंसोगे, अगर किसी ने देख लिया तो सब तुम्हें पागल समझेंगे। सृष्टि की बात सुनकर वह दोनों शांत हो जाती है। फिर जिया पूछती है, सृष्टि दी आपने कभी बताया नहीं कि आप इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अर्जुन सिंघानिया की दोस्त है। जिया की बात सुनकर प्रीति बोलती है, जिया तुझे मैं कल बताती हूँ ना वो क्या है ना, ये एक लंबी स्टोरी है। श्रुति भी बात बदलते हुए बोलती है, जिया चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती हूँ, नहीं दी मैं अपनी स्कूटी से चली जाऊंगी। इतना बोलकर वह फिर दोनों को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। जिया के वहां से चले जाने के बाद प्रीति बोलती है, दी अंदर सिर्फ जीजू का नाम सुनकर प्रिंसिपल इतना घबरा गए थे, अगर उन्हें ये पता चल जाता कि आप उनकी दोस्त नहीं वाइफ है तब उनका क्या हालत होता। दी कुछ भी कहो, जीजू का नाम सुनकर ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अच्छा बंद कर अपना ये जीजू पुराण वरना किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना बोलकर वह प्रीति के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वह प्रीति से बोलती है, चल तुझे मैं घर छोड़ देती हूँ। उसकी बात सुनकर प्रीति बोलती है, क्या दी, एक तो इतने दिनों के बाद हम मिले हैं और ऊपर से आप उसमें भी बोल रही है कि घर चलने के लिए बोल रही है। तो फिर कहाँ चलना है तुझे, सृष्टि ने पूछा। हम इतने दिनों के बाद मिले हैं तो फिर चलिए हम किसी अच्छी जगह जाकर पार्टी करते हैं। अच्छा बाबा चल, इतना बोलकर वह अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है। प्रीति भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है और आकर सृष्टि के साथ कार में बैठ जाती है। उनके बैठने के बाद ड्राइवर पूछता, मैम कहाँ पर चलना। ड्राइवर के पूछने पर सृष्टि बोलती, आप यहाँ से जो पहला रेस्टोरेंट है ना वहाँ के चलिए। सृष्टि की बात सुनकर ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और वह लोग कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं। कार रुकने के बाद सृष्टि और प्रीति दोनों कार से बाहर निकलती है और रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद दोनों एक खाली टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सृष्टि प्रीति को मेन्यू कार्ड देते हुए बोलती है, चल ऑर्डर दे, तुझे क्या खाना है। सृष्टि की बात सुनकर प्रीति मेन्यू कार्ड लेकर उसमें देखने लगती है। पूरा मेन्यू कार्ड देखने के बाद प्रीति बोलती है कि वह हक्का नूडल और मंचूरियन खाएगी है और मीठे में वेलेना आइसक्रीम। प्रीति की बात सुनकर सृष्टि वेटर को बुलाकर ऑर्डर दे देती है। ऑर्डर देने के बाद वह प्रीति से पूछती है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है दी, प्रीति ने जवाब दिया। वैसे दी मुझे एक बात कब से परेशान कर रही है, प्रीति ने पूछा। बोल क्या, सृष्टि ने पूछा। दी यही कि मोहित के डैड ऐसा क्यों बोले कि आप जीजू की दोस्त है, क्या कंपनी में किसी पता नहीं है कि आप उनकी दोस्त नहीं बल्कि वाइफ है। प्रीति की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, वो इसलिए क्योंकि अर्जुन ने कंपनी में मुझे अपनी दोस्त की तरह इंट्रोड्यूस किए थे। पर क्यों उन्होंने आपको अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किए कहीं।
प्रीति की बात सुनकर सृष्टि बात बदलते हुए बोलती है, तू अब ज्यादा मत सोच और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे समझी। उसने इतना बोला ही था कि तभी वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ जाता है। ऑर्डर आने के बाद सृष्टि बोलती है, अब चल चुपचाप खाना खा। सृष्टि की बात सुनकर प्रीति फिर कुछ नहीं पूछती है और फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद प्रीति बोलती है, दी आज आप मेरे साथ घर चलिए ना। घर पर आपको देखकर माँ और पापा दोनों सरप्राइज हो जाएंगे। प्रीति की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, हाँ तू सही बोल रही है और वैसे भी माँ और पापा से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो फिर फाइनल हुआ, आज आप मेरे साथ घर चल रही है, प्रीति ने एक्साइटमेंट में कहा। लेकिन मैं आज नहीं आ सकती हूँ, सृष्टि ने प्रीति को बीच में ही टोकते हुए जवाब दिया। पर क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रीति से पूछा। वो दरअसल कल पूरी रात मैं और अर्जुन घर पर नहीं गए थे और ऊपर से अर्जुन आज इंडिया से बाहर किसी काम से चले गए हैं। और मैं भी सीधा ऑफिस से आ रही हूँ तो घर पर सब चिंता कर रहे होंगे, सृष्टि ने जवाब दिया। क्या दी, आपने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अरे तू उदास क्यों होती है छोटी, मैं बहुत जल्द ही घर आऊंगी, लेकिन आज नहीं, सॉरी, सृष्टि बोली। लेकिन प्रीति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसको कुछ ना बोलता देखकर सृष्टि बोलती है, अच्छा एक काम करते हैं, हम शॉपिंग पर चलते हैं और तुझे जो भी ड्रेस चाहिए वह तू खरीद लेना। नहीं, अब मेरा मन कहीं भी जाने का नहीं कर रहा है और आप तो मेरे साथ घर चलेगी नहीं, इसीलिए मैं खुद ही घर जा रही हूँ। इतना बोलकर प्रीति वहां से उठकर जाने लगती है। उसको जाता देखकर सृष्टि बोलती है, छोटी रुक, मैं तुझे घर तक छोड़ देती हूँ, लेकिन तब तक प्रीति वहां से चली जाती है। उसको यूं जाता देखकर सृष्टि जल्दी से बिल मंगाती है और जल्दी से बिल पे करती है। बिल करने के बाद वह तुरंत ही अपनी जगह से उठकर बाहर की ओर भागती है। वह जैसे ही गेट के पास पहुंचती है तो वह किसी से टकरा जाती है। टकराने के बाद वह जैसे ही अपना सर उठाकर देखती है तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक जाती है। तो वही जब उस आदमी की नजर सृष्टि पर पड़ती है तो वह, आखिर तुम मिल ही गई सृष्टि। उस आदमी की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, मेरे रास्ते से हट जाओ राहुल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। सृष्टि की बात मानकर राहुल हट जाएगा या फिर सृष्टि के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा, जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे। सृष्टि की बात सुनकर प्रीति वहां से चली जाती है। उसको जाता देख सृष्टि उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकती है और होटल से बाहर चली जाती है। सृष्टि ये देखकर जल्दी से बिल पे करती है और फिर प्रीति के पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी वह मेन गेट पर किसी से टकरा जाती है। टकराने के बाद वह जब उस आदमी को सॉरी बोलने के लिए अपना सिर उठाती है तो सामने वाले व्यक्ति को देखकर वह चौंक जाती है। तो वही जब उस आदमी की नजर सृष्टि पर पड़ती है तो वह बोलता है, आखिर तुम मिल ही गई सृष्टि। उस आदमी की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, मेरे रास्ते से हट जाओ राहुल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। सृष्टि की बात सुनकर राहुल जोर जोर से हंसने ओपन माउथ स्माइल लगता है और फिर बोलता, तुमने जो मेरी माँ और अंजलि के साथ जो किया था उसकी कीमत चुकाए बिना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी तुम। उनके साथ मैंने जो कुछ भी किया उनका कारण वह दोनों खुद ही थे, ना वह मुझे प्रोवोक करते और ना ही मैं उनका वो हाल करती। इसीलिए तुम भी मुझे प्रोवोक मत करो, वरना मैं भी तुम्हारी हालत उनके जैसी ही कर दूंगी। और वैसे भी तुमसे तो मुझे अपने हर एक बेइज्जती का बदला लेना है, समझे। लेकिन मेरे पास इस वक्त तुमसे बहस लगाने का टाइम नहीं है, तो मेरे रास्ते से हाथों। इतना बोलकर सृष्टि जैसे ही जाने को होती है कि तभी राहुल उसकी कलाई पकड़ लेता है और अपने दांत पिसते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं, तभी तो तुम ये भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। और जो तुम इतना बोल रही हो ना, मुझे पता है कि ये किसके वजह से हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं कि तुमने जो एक अमीर और पैसे वाले इंसान से शादी की है वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूं ना तो उसके जैसे 100 को अपने पैरों तले कुचल सकता हूं, समझी। इतना बोलकर राहुल उसका हाथ छोड़ देता। राहुल के हाथ छोड़ने के बाद सृष्टि की कलाई पूरी तरह लाल हो जाती है। ये देखकर सृष्टि गुस्से में बोलती है, जिस इंसान को तुम अपने पैरों तले कुचलने की बात कर रहे हो उसके सामने तुम्हारे खड़े होने तक की औकात नहीं है, समझे। अगर वह चाहे ना तो तुम्हारे जैसों को अपने घर का नौकर भी ना बनाए, समझे। सृष्टि की बात सुनकर राहुल को तेज गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ बोलता उससे पहले ही उसका सेक्रेटरी जो उसके बगल में खड़ा था, उसने बोला, सर आप अभी कुछ मत बोलिए, क्योंकि हम अभी होटल के गेट पर खड़े हैं और सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं, इसीलिए अगर अभी आपने कुछ भी कहा या किया तो ये आपके रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। अपने सेक्रेटरी की बात सुनकर राहुल देखता है तो इस वक्त सारे लोग उन्हें है देख रहे थे। ये देखकर वह सृष्टि से धीमे लेकिन वार्निंग भरी आवाज में बोलता है, अभी तो तुम बच गई, लेकिन बहुत जल्द ही मैं तुम्हें एक बार फिर से तुम्हारी औलाद याद दिलाऊंगा और इस बार मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम चाह कर भी उसे नहीं भूल पाओगी।
इतना बोलकर जैसे ही राहुल वहां से जाने लगत है तो सृष्टि अपना पैर आगे करके राहुल के पैर से फंसा देती है, जिसके कारण राहुल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे जमीन पर जा गिरता है। ये सीन देखकर वहां पर खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने ग्रिन 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 लगते हैं। अपने ऊपर सबको हंसता हुआ देखकर राहुल को बहुत तेज गुस्सा आता है। तो वही सृष्टि राहुल के पास जाकर नीचे बैठकर हंसते हुए बोलती है, अरे अरे ये क्या हो गया, तुम तो मेरी औकात दिखाने वाले थे ना, तो फिर ये उल्टी गंगा कैसे बह गई। फिर एकदम से अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोलती है, तुम मुझे चले थे मेरी औकात दिखाने, लेकिन लो मैंने तुम्हारी ही औकात तुम्हें दिखा दी, और सच कहूँ तो तुम जैसे लोगों की असली औकात यही है, नीचे जमीन पर समझे। इतना बोलकर सृष्टि उठती है और वहां से जाने लगती है। राहुल को इस वक्त सृष्टि के बातों के साथ साथ सबको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर बहुत गुस्सा सा रहा था। इस वक्त उसका मन सभी लोगों को जान से मारने का कर रहा था। यही सब सोचते हुए वह गुस्से में खड़ा होता है और एकदम से तेज आवाज में चिल्लाते हुए अपने असिस्टेंट से बोलता है, रोको इसे। उसकी बात सुनकर उसका असिस्टेंट जल्दी से सृष्टि को पकड़ लेता है। सृष्टि अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे जाने दो, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ता है। तभी वहां पर होटल का मैनेजर भागते हुए आता है और राहुल के सामने आता है और बहुत पोलाइटली उससे बोलता है, मिस्टर मेहरा आप ठीक तो है ना। दरअसल जब सृष्टि और राहुल के बीच बातें बिगड़ने लगत है तो एक होटल का स्टाफ जाकर मैनेजर को बताता है कि बाहर क्या हो रहा है। उस स्टाफ की बात सुनने के बाद मैनेजर भागते हुए आ जाता है। मैनेजर की बात सुनने के बाद राहुल गुस्से में बोलता है, मुझे इस होटल के सारे लोग के हाथों में से उनका फोन और कैमरा चाहिए, अभी के अभी, समझे। राहुल की बात सुनकर मैनेजर बोलता है, पर सर आप ऐसा क्यों करने के लिए बोल रहे, आखिर बात क्या है। मैनेजर ने ये बात इसलिए पूछा था क्योंकि उसे पूरी बात अच्छे से नहीं पता थी, और वैसे भी अगर मैंने सारे गेस्ट के हाथों से उनका फोन और कैमरे के लिए तो फिर इससे होटल की बदनामी होगी। इतना बोलते ही उसकी नज़र सृष्टि पर पड़ती है, जो इस वक्त अपने हाथ को चुराने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मैनेजर की बात सुनकर राहुल गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे पूछा ना नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, समझे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर अपना ये होटल हमेशा के लिए बंद होते हुए देखना, समझे। इतना बोलने के बाद फिर वह सबसे बोलता है, अब तुम लोगों को पता चलेगा कि राहुल मेहरा से पंगा लेने वाले को राहुल मेहरा कैसी सजा देता है। राहुल सबके फोन और कैमरा इसलिए लेना चाहता था कि ताकि जब वह सृष्टि को सजा दे या फिर उसके साथ कुछ गलत करे तो फिर कोई उसकी कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट ना कर दे, क्योंकि अगर एक बार ऐसा हो गया तो फिर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ते देर नहीं लगेगी। कि राहुल के होटल बंद करवाने की धमकी सुनकर मैनेजर डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर राहुल सच में ये होटल बंद करवा देगा, क्योंकि पूरे दिल्ली में उसकी बहुत चलती है। यही सब सोचते हुए वह सिक्योरिटी को बोलता है। उसके बुलाने पर वहां पर 6 हटे-कते के लोग आ जाते हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी के कपड़े पहने हुए थे। उनके वहां आने के बाद वह उनसे बोलकर सारे लोगों के फोन और कैमरा जब्त करवा देता है। सारे लोगों को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये उनकी बेइज्जती है, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह लोग भी राहुल को अच्छे से जानते थे। सबके फोन और कैमरा लेने के बाद मैनेजर बोलता है, सर आपने जैसा बोला था मैंने वैसे कर दिया। उसकी बात सुनकर राहुल फिर कुछ नहीं बोलता है और वह फिर सृष्टि की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। राहुल के अपने तरफ आता देखकर सृष्टि को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है, लेकिन वह अपने डर को अपने फेस पर शो नहीं करती है। ये नज़ारा देखकर गेस्ट में से एक बोलता है, अब भगवान ही जाने इस लड़की के साथ क्या होगा। तो वहीं दूसरे ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस लड़की के बाद हमारी हालत इसके जैसी ना हो जाए, क्योंकि हमने भी राहुल के गिरने पर उस पर हंस दिए थे। इसी तरह की बातें लोग आपस में करने लगते हैं। तो वहीं राहुल अपने जैसे ही सृष्टि के पास पहुंचता है, वह बोलता है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि राहुल मेहरा क्या चीज है। उसने इतना ही बोला था कि तभी गेट के टूटने की आवाज आती है, जिसके कारण सभी का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में वहां पर 15 बॉडीगार्ड अपने हाथों हाथों में बंदूक लेकर आते हैं और राहुल और उसके असिस्टेंट के ऊपर बंदूक तानते हुए बोलते हैं, मैम को छोड़ दो, और अगर तुमने अपने एक कदम भी आगे बढ़ाए तो अगले ही पल हमारे बंदूक से गोली निकल जाएगी। उन बॉडीगार्ड की बातें सुनकर राहुल का असिस्टेंट सृष्टि को छोड़ देता है। तो वहीं राहुल बोलता है, कौन हो तुम और ये सब क्या है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। राहुल की बात सुनकर उन बॉडीगार्ड में से एक आदमी आगे आते हुए बोलता है, हमें पता है कि तुम कौन हो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। इतना बोलकर वह सृष्टि के पास जाता है और उसके सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है, सॉरी मैम कि हमें आने में देर हो गई। उनकी बात सुनकर सृष्टि पूछती है, आप सब कौन है, मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैम आप हमें नहीं जानती है, क्यों, हमें रोहित सर ने आपकी सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किए हैं। रोहित का नाम सुनकर सृष्टि बोलती है, इसका मतलब आपको उसने इतना ही बोला था कि। तभी वह बॉडीगार्ड बोलता है, जी मैम आप सही सोच रही है।
कि हमें रोहित सर ने किसके कहने पर अपॉइंट किया है। दरअसल उस बॉडीगार्ड ने पहले ही सृष्टि के चेहरे को पद लिया था, इसीलिए उसने उसके बोलने से पहले ही बोल दिया। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो वहीं ये सब देखकर राहुल गुस्से में सिक्योरिटी वालों से बोलता है, तुम सब खरे खरे क्या देख रहे हो, इन सबको सबक सिखाओ। उसकी बात सुनकर कोई भी आगे नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने उनसे फाइट किया तो फिर उनका मरना तय था, क्योंकि वह लोग देखने में ही वेल ट्रेन लग रहे थे। तो वहीं उनके हाथ में बंदूक भी था, और जब उन सब ने राहुल के ऊपर बंदूक तानने से पहले सोचा नहीं तो फिर तो वह एक सिंपल आदमी थे। इसी कारण से उनमें से कोई आगे नहीं आता है। ये देखकर राहुल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलता है, तुम सब सिक्योरिटी के नाम पर कलंक हो समझे। राहुल की ये बातें सुनने के बाद भी कोई आगे नहीं आता है। ये सब देखकर वह बॉडीगार्ड बोलता है, बस बहुत हुआ, बंद करो ये तुम्हारी बकवास। इतना बोलने के बाद वह राहुल के असिस्टेंट के पास जाता है और बोलता है, तुमने मैम को अपने इन्हीं हाथ से ना पकड़ा था। उसकी बात सुनकर वह अंदर तक कांप जाता है और डरते हुए बोलता, देखो तुम जो सोच रहे हो वैसा अगर तुमने कुछ भी किया तो फिर तुम बचोगे नहीं। उसने इतना ही बोला था कि तब तक उस बॉडीगार्ड ने अपने पास से चाकू निकाल कर उसका हाथ काट देता है। उस बॉडीगार्ड के ऐसा करते ही वह एकदम जोर से चिल्लाने लगता है। ये नज़ारा देखकर वहां पर खड़े सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहीं राहुल भी ये नज़ारा देखकर जम जाता है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। तो वहीं सृष्टि ये देखकर डर जाती है, क्योंकि वह अपने लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी। उसके हाथ काटने के बाद वह फिर सृष्टि से पूछता है, मैम इस राहुल मेहरा के साथ क्या करना है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर सृष्टि उसे क्या करने के लिए बोलेगी, जानने के लिए पढ़ते हैं लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।